हेलो एवरीवन, वेलकम टू फन लर्निंग। तो आज इस वीडियो में हम गुप्त साम्राज्य के जो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। गुप्त साम्राज्य 240 से लेके 467 ईस्वी तक माना गया है। तो यहाँ पे गुप्त साम्राज्य के कुछ इंपॉर्टेंट शासक हैं जो दिए गए हैं, उसके बारे में हम अभी देखते हैं, उसके बाद फिर डिस्कस करेंगे एक एक करके। तो श्रीगुप्त गुप्त वंश का संस्थापक, इनको गुप्त वंश का संस्थापक माना जाता है। इनके अंडर में 6 जनपद आते थे। चंद्रगुप्त प्रथम, तो इनको गुप्त वंश का प्रथम महान सम्राट माना गया है। समुद्रगुप्त, तो इनको भारत का नेपोलियन के नाम से जाना जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय, तो इनके शासनकाल में चीनी बौद्ध यात्री फाइहान भारत आया था, उसके लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, पूछा जाता है प्रश्न। और चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी और इन्होंने सबसे पहले चांदी के सिक्के चलवाए थे। कुमारगुप्त, तो इनके शासनकाल में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई गई थी, तो इनको नालंदा का संस्थापक माना जाता है। स्कंदगुप्त, तो इनके शासनकाल में हुड़ों का आक्रमण हुआ था जिस पर इन्होंने विजय प्राप्त की थी। अब चलिए देखते हैं चंद्रगुप्त प्रथम। तो चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा गुप्त संवत चलवाया गया था। चंद्रगुप्त प्रथम को वास्तविक संस्थापक माना जाता है गुप्त साम्राज्य का। इनका विवाह लिच्छवी की राजकुमारी कुमार देवी से हुआ था और चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट देखते हैं समुद्रगुप्त, तो इनको संगीत प्रेमी, कविराज, इन सब नामों से इनको जाना जाता है। अश्वमेधकर्ता, विक्रमांक, परम भागवत की उपाधि भी इन्होंने धारण की थी। तो आपसे प्रश्न पूछेगा कि कविराज की उपाधि किसने धारण की थी या फिर कविराज के नाम से किसे जाना जाता है, तो समुद्रगुप्त हो जाएगा। और ये इतने संगीत प्रेमी थे कि इन्होंने अपने सिक्कों पर, इनके शासनकाल में जो सिक्के चलवाए गए थे उस पर बीड़ा बजाती हुई देवी की मूर्ति रहते, उसके चित्र रहते थे। और इनको भारत का नेपोलियन कहा जाता था। तो पूछेगा प्रश्न कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, तो हो जाएगा समुद्रगुप्त। ये बहुत बार पूछा गया है। इनके शासनकाल में महान बौद्ध भिक्षु वसुबंधु को संरक्षण दिया गया था। ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि किसके शासनकाल में महान बौद्ध भिक्षु वसुबंधु को संरक्षण दिया गया, तो हो जाएगा समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त जो थे वो विष्णु के उपासक थे और इनके जो दरबारी कवि थे वो हरिसेन थे। तो ये प्रश्न भी बहुत बार पूछा गया है कि समुद्रगुप्त के दरबारी कवि कौन थे, हरिसेन, या फिर हरिसेन किसके दरबारी कवि थे, तो समुद्रगुप्त हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चंद्रगुप्त द्वितीय या फिर विक्रमादित्य, ये एक ही व्यक्ति के दोनों नाम हैं। आपको कहीं कहीं विक्रमादित्य लिखा मिल जाएगा या फिर कहीं कहीं चंद्रगुप्त लिखा मिल जाएगा, तो दोनों एक ही व्यक्ति हैं। तो जो इनका शासनकाल था वो कला और साहित्य के लिए ज़्यादा प्रसिद्ध था, क्योंकि इनके काल में ये कला और साहित्य अपने चरमोत्कर्ष पर था। तो इनका जो शासनकाल था वो लड़ाई झगड़े के लिए नहीं फेमस था, वो कला और साहित्य के लिए ज़्यादा प्रसिद्ध था। इनके शासनकाल में चीनी बौद्ध यात्री फाइहान भारत आया था और शकों पर विजय के उपलक्ष्य में इन्होंने चांदी के सिक्के चलवाए थे, जो कि भारत के इतिहास में पहली बार हुआ था, सबसे पहले। इनके शासनकाल में कालिदास, आर्यभट्ट, बारामिहिर, ब्रह्मगुप्त, सुश्रुत आदि जैसे विद्वान थे और धन्वंतरी जो कि चिकित्सक थे। कालिदास के द्वारा कुछ रचित यहाँ पे कुछ पुस्तकें हैं जो इनकी हैं। मेघदूतम पूछ लेता है किसकी पुस्तक है, कुमार संभवम, अभिज्ञान शकुंतलम, तो ये सारी कालिदास की पुस्तकें हैं। आर्यभट्ट, तो ये भारत के महान ज्योतिषविद एवं गणितज्ञ थे और सूर्य सिद्धांत जो था वो आर्यभट्ट के द्वारा दिया गया था। अब यहाँ पे कुछ और इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। आपसे पूछ लेगा कि सबसे अधिक ग्राम अनुदान किस साम्राज्य में या फिर किस काल में दिए गए, तो ये हो जाएगा गुप्त साम्राज्य में सबसे ज़्यादा ब्राह्मणों को ग्राम अनुदान किए गए। और नगरों का क्रमिक पतन किस काल में हुआ, तो गुप्त काल में हुआ नगरों का क्रमिक पतन। और उसके बाद लौह स्तंभ का निर्माण कहाँ पे हुआ था, तो दिल्ली के मेहरौली में हुआ था। और ये जो लौह स्तंभ था, कहते हैं कि अभी भी जैसे पहले था उस टाइम पे वैसे ही अभी भी है दिखने में। नेक्स्ट देखते हैं कुमारगुप्त। तो कुमारगुप्त के सर्वाधिक अभिलेख मिलते हैं गुप्त साम्राज्य में और इन्होंने रजत सिक्कों का प्रचलन करवाया था, जिसे रुपये का कहा जाता था। तो जो सिक्कों का सबसे पहले प्रचलन था वो तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने करवाया था, लेकिन अधिक प्रचलित आके कुमारगुप्त के टाइम पे हुआ और इन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई थी। इनको महेंद्रादित्य, अश्वमेघ महेंद्र की उपाधि दी गई थी। नेक्स्ट देखते हैं स्कंदगुप्त। तो स्कंदगुप्त के शासनकाल में हुड़ों को इन्होंने पराजित किया था। उन्होंने जब आक्रमण किया था तो उसके लिए ज़्यादा प्रसिद्ध हुए। इन्होंने सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किया था, पर्णदत्त को सौराष्ट्र का गवर्नर नियुक्त किया और जो अंतिम गुप्त शासक हुआ वो था विष्णुगुप्त। अब यहाँ पे कुछ और इम्पॉर्टेंट फैक्ट हैं। गुप्त वंश के स्रोत कहाँ से मिलते हैं, तो ये हरिसेन,
तो ये पूछा जाता है हरिशेन, तो आप यहाँ पे प्रयाग प्रशस्ति हो जाएगा इसका। और भानुगुप्त किस अभिलेख से मिलता है, तो यरड़ अभिलेख से मिलता है। और विशाख दत्त, तो ये देवी चंद्रगुप्तम, इन्होंने विशाख दत्त की ये पुस्तक है देवी चंद्रगुप्तम, जिसमें गुप्त वंश के बारे में आपको बहुत कुछ पढ़ने और समझने के लिए मिलेगा। उसी से प्रसिद्ध हुआ है। यहाँ पे कुछ नोट्स हैं। दरबारी भाषा इनकी क्या थी गुप्त साम्राज्य की, तो संस्कृत थी। और गुप्त साम्राज्य में सोने के सर्वाधिक सिक्के चलवाए गए थे। गुप्त काल की जो प्रसिद्ध महिला थी वो प्रभावती गुप्त थी, जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के नौरत्न, जैसे अकबर के नौरत्न थे, तो ऐसे ही चंद्रगुप्त द्वितीय के भी नौरत्न थे। उनमें नौरत्नों में कौन कौन है, तो पढ़ लेते हैं। कालिदास, बारामिहिर, अमर सिंह, धन्वंतरी, घटकपर, छपड़क, शंकु, बलरुचि तथा वेताल भट्ट, तो ये सारे नौरत्न थे विक्रमादित्य के। शूद्रक, ये शूद्रक की पुस्तक है मृच्छकटिकम। ये मृच्छकटिकम का अर्थ पूछ लेता है कि मृच्छकटिकम का क्या अर्थ है, तो इसका अर्थ होता है माटी की खिलौना गाड़ी। और सांस्कृतिक उपलब्धियों के कारण गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्णयुग कहा जाता है। तो प्रश्न पूछेगा कि भारतीय इतिहास का स्वर्णयुग किसे कहते हैं, तो आपको लगाना होगा गुप्त काल। तो ये आज का हमारा ये गुप्त साम्राज्य का वीडियो था। आई होप आपको समझ में आया होगा। जिसे नहीं समझ में आया कमेंट करके पूछिए। अगर आपको अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक करिए, पढ़ते रहिए, मोटिवेटेड रहिए। थैंक यू।